गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं बालिका शिक्षा। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्री शिक्षा के बारे में इससे पहले वाले पाठों में आपने अध्ययन किया कि बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए और महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया, जिससे कि स्त्री और पुरुषों के बीच की विषमताओं को दूर किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं के शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने ढेर सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया है। प्रशिक्षणार्थियों, सरकार की ये योजनाएं भारतीय समाज के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी सभ्य समाज के पीछे, उसके विकास के पीछे उस देश की, उस समाज की शिक्षा व्यवस्था होती। भारतीय समाज और देश के विकास को बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोठारी शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिया वो इस प्रकार है। प्रशिक्षणार्थियों, कि नारी को पुरुषों से अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। अगर पुरुष और महिला दोनों में से अगर शिक्षा प्रदान करनी हो तो कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार वो अधिकार महिलाओं का होना चाहिए, वो शिक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए। क्योंकि कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार मानवीय संसाधनों के विकास के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए और परिवारों के सुधार के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना परम आवश्यक है। यहाँ इन 3 बातों पर चर्चा की जाएगी। नंबर 1, मानवीय साधनों का विकास करने के लिए। नंबर 2, परिवारों का सुधार करने के लिए। नंबर 3, शिशुओं का चरित्र निर्माण करने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश के विकास में उस देश के आर्थिक संसाधन, उस देश के भौतिक संसाधन, उस देश के मानवीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश के स्त्री और पुरुष हमारे मानवीय संसाधन हैं और इन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत हम स्त्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है और मानवीय संसाधनों को विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। नंबर 2, परिवारों में सुधार के लिए कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं, कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश है कि परिवार में आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधारों की आवश्यकता होती है और उसके लिए, इन सारे सुधारों को करने के लिए, चाहे परिवार की आर्थिक दशा को सुधारना हो, चाहे परिवार की सामाजिक दशा को सुधारना हो,
परिवार की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक सारी दशाओं को सुधारने के लिए एक शिक्षित महिला का होना आवश्यक है। इसलिए पुरुष के मुकाबले में महिलाओं की शिक्षा अधिक महत्व रखती है। महिला अगर शिक्षित है तो वो पुरुष को शिक्षित कर सकती है, और पुरुष अगर शिक्षित है तो वो किसी दूसरे पुरुष को शिक्षित नहीं करता। महिलाएं अपनी शिक्षा को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती हैं। चरित्र निर्माण के लिए प्रशिक्षणार्थियों, शिशु की एक ऐसी अवस्था होती है जब वो कोमल होता है, वो एक नाजुक दौर से गुजरता है, और उसकी उस कोमलता और उसके उस नाजुक दौर में उसको सहारा नहीं मिलता, तो फिर वो अपराधों की ओर मुड़ जाता है। आप देखते हैं छोटे पौधे के लिए जो आकार दिया जाता है, जो सेफ दी जाती है, वो उसको लकड़ी का सहारा देकर बांध दिया जाता है, क्योंकि नन्हा पौधा हवा के थपेड़े नहीं झेल पाएगा, नन्हा पौधा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। उसको सहारा मिल जाता है, लकड़ी के सहारे से खड़ा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सुशिक्षित माँ है तो बालक के चरित्र का निर्माण इस प्रकार से करेगी जिससे उसमें सामाजिकता के गुण, उस बालक का समाजीकरण और वो समाज के विकास में संलग्न हो जाए, अपराधों से दूर हो जाए। ये सारा करिश्मा, ये सारी कारगुजारियां एक सुशिक्षित मां ही कर सकती है। कोठारी शिक्षा आयोग ये कहते हैं, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए, परिवारों में सुधार करने के लिए, और जब बालक को मां की आवश्यकता होती है उस अवस्था में, शिशु की उस अवस्था में, जिस बाल्यावस्था में जिसमें उसका लालन पालन किया जा रहा है, उसको संस्कारित किया जा रहा है, उस संस्कार को ढालते समय एक मां का सुशिक्षित होना आवश्यक है। इसलिए पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की शिक्षा अधिक महत्व रखती है या अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर बालिका शिक्षा के संदर्भ में, महिला शिक्षा के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वही कहा है जो कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार कि महिलाओं को अधिक सुशिक्षित किया जाए बनिस्बत इसके पुरुषों के मुकाबले में, और उनकी शिक्षा अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगी, पुरुष की शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। नेहरू जी के अनुसार अगर आपने किसी एक व्यक्ति को, पुरुष को शिक्षा दी तो वो एक व्यक्ति की शिक्षा है, और यदि आपने किसी महिला को शिक्षित किया तो ये पूरे परिवार की शिक्षा है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु भारत सरकार के जो प्रयास हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जब तक हम देश की महिलाओं को बहुत तकनीकी शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ेंगे, तब ही वो अपना विकास कर पाएंगी, तब जाकर समाज का विकास होगा, तब जाकर ही राष्ट्र का विकास होगा। तो प्रशिक्षणार्थियों, हमको बहुतकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना होगा। नंबर 2, बालिका शिक्षा की मददगार संस्थाओं की मदद करनी होगी। हमको उन संस्थाओं की मदद करनी होगी जो बालिका शिक्षा
के कार्यक्रम चलाती हैं या बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाती हैं या बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में मदद पहुंचाती हैं, उन संस्थाओं के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिए, हर संभव उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2, प्रांतीय सम्मेलन। जो भी महिलाओं से संबंधित शिक्षा की समस्याएं हैं, जो भी महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए। तो प्रांतीय सरकार प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा निदेशालय के निर्देश अनुसार ये कार्य करें और उसके लिए वो अलग से उनकी इन समस्याओं का समाधान करें और बालिका शिक्षा के कार्यक्रम की देखभाल के लिए अलग से शिक्षा विभाग अलग से अपना कार्यक्रम चलाए या उनके लिए शिक्षा विभाग अलग से एक शाखा खोले, जिससे कि महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, ग्रामीण शिक्षिकाओं के लिए हॉस्टल की या उनके रेजिडेंस की व्यवस्था की जाए। जो भी महिला कर्मचारी हैं, महिला शिक्षिका हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर उन महिला शिक्षिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के सुझाव। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन 1958 में किया गया और इस परिषद ने जो सुझाव, जो सिफारिश की हैं, वो इस प्रकार हैं। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को बालिका शिक्षा से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, इनका सुझाव था केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार इनके लिए यहाँ पर गठन करें। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों को बालिका शिक्षा संबंधी नीतियां और कार्यक्रम। नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1958 में इस समिति का गठन किया गया और इसके 27 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, एक सचिव, और एस.एन. मुखर्जी ने, जो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद है, उसके कुछ कार्य बताए हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, जनता को स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश का पुरुष प्रधान होना स्त्री शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा रहा है और इसके लिए लोग उन परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, उन रूढ़ियों को छोड़ना नहीं चाहते जिन पर वो बरसों से चले आ रहे हैं। वो ही पुरुष की प्रधानता लिए हुए समाज का आगे बढ़ना और स्त्री शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ा करना है। इसके लिए
हमको समाज को जागरूक करना होगा, समाज के उन रीति रिवाजों, समाज की उन प्रथाओं, समाज की उन परंपराओं पर चर्चा करनी होगी जिन पर समाज का समाजीकरण किया गया है। वो स्त्रियों को दोयम दर्जा प्रदान करना, या स्त्रियों को पराया धन मानना, या स्त्रियों की शिक्षा का उनको बेनिफिट नहीं मिलना, परिवारीजनों को महिला शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिलना आदि ऐसी सोच है। उन सोच को बदलने के लिए हमें जनता को जागरूक करना होगा, और जब जनता जागरूक हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो उन सोच को, वो दहेज प्रथा या महिलाओं को पराया धन समझना, बालिका शिक्षा की अवहेलना करना, उन सब को वो दूर कर देगी। बशर्ते जनता जागरूक होगी, समाज जागरूक होगा तब। तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के लिए एसएन मुखर्जी साहब ने जो कार्य बताए, उनमें सबसे प्रमुख कार्य यही है कि हमको अधिक से अधिक मात्रा में जनता को जागरूक करना होगा, तब जाकर हम हमारे देश की महिलाओं को स्त्री शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नंबर 2, लड़कियों एवं प्रौढ़ शिक्षा। विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं और एडल्ट एजुकेशन के बारे में परामर्श देने के लिए प्रशिक्षणार्थियों, जो बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं और वो महिलाएं जो पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित रहीं, उन महिलाओं की साक्षरता की, उन महिलाओं की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जाना जाए और उन कठिनाइयों को जानकर सरकार को सरकार के लिए परामर्श दिया जाए, या सरकार को ये सुझाव भेजे जाएं कि ये महिलाएं जो प्रौढ़ हैं वो इन कारणों से नहीं पढ़ पाई, और जो बालिकाएं विद्यालय आ रही थी उनके लिए पढ़ने में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन कठिनाइयों को, उनके समाधान के लिए सरकार को परामर्श दिए जाने का कार्य एसएन मुखर्जी साहब ने बताया है। प्रशिक्षणार्थियों, समय समय पर आवश्यकता अनुकूल सेमिनारों का आयोजन किया जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक सेमिनारों का आयोजन किए जाने की सिफारिश की है। ये कार्य बताया है कि आवश्यकता आने पर समय समय पर सेमिनार का आयोजन किया जाए, जिससे स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और अधिक से अधिक मात्रा में महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन की बात हो या स्कूल एजुकेशन की। दोनों प्रकार की शिक्षाएं महिलाओं को आसानी से मिल सके। नारी शिक्षा के सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां लक्ष्य। महिला शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाए और उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए, और स्त्री शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रम और स्त्री शिक्षा के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, और उन लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को परामर्श देने का कार्य बताया गया है। ये महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करना है और
साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उन सब के लिए ऐसी शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना होगा जिससे कि हम अपने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण स्त्री शिक्षा। अगला, स्त्री शिक्षा को पुरुषों के समान बढ़ाए जाने का कार्य यहाँ एस.एन. मुखर्जी ने बताया है। प्रशिक्षणार्थियों, ये विभिन्न कार्यक्रम जिनके माध्यम से हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति मात्र समो गुरु। इसका अर्थ होता है कि इस संसार में विद्या के समान कोई दूसरे नेत्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में माता के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है। तो प्रथम गुरु माँ और इस संसार के नेत्र शिक्षा। तो यहाँ इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो महिला शिक्षा से देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए या स्वयं महिला के लिए जो लाभ होगा, वो लाभ आर्थिक रूप से हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी। महिलाएं अब तक पराश्रित हैं। वो छोटी उम्र में अपने पिता के आगे हाथ फैलाती हैं और जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपने जवानी में पति के आगे हाथ फैलाती हैं और वृद्धावस्था में अपने पुत्र आदि के आगे हाथ फैलाती हैं। प्रशिक्षणार्थी, इस प्रकार महिलाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं है। वो पराधीन हैं, आर्थिक रूप से पुरुषों के ऊपर आश्रित हैं, पुरुषों के ऊपर। उनकी इस पराधीनता को, उनकी इस पराश्रितता को आत्मनिर्भरता में बदलने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से उद्धार होना आवश्यक है और उनका आर्थिक विकास हो जाएगा, आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से उनको किसी पुरुष के आगे, पति, पिता, पुत्र के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो प्रशिक्षणार्थियों, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा हल करती है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। महिलाएं अगर सफल गृहिणी नहीं है, महिलाएं अगर कुशल माता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा परवरिश किए गए बालक बीमार हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं और असामाजिक हो सकते हैं, बाल अपराधी भी बन सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, एक कुशल माता अपने बालकों में इस प्रकार समाजीकरण करती है जिससे बालक में सामाजिकता के गुण, लोकतांत्रिक मानवीय गुण कूट कूट कर भर दिए जाते हैं, क्योंकि एक सुशिक्षित मां मानवीय मूल्यों को और मानवीय गुणों को भली प्रकार समझती है।
और एक सुशिक्षित स्त्री एक सफल गृहिणी भी बन सकती है। वो अपने गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक चला सकती है। बालकों की परवरिश में, बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल में, बालकों के खान पान, रहन सहन, सभी कार्यों में शिक्षित महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षणार्थियों, एक कुशल माता के द्वारा और सफल गृहिणी बनने के लिए और कुशल माता बनने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। इससे बाल अपराध में भी कमी आएगी, क्योंकि महिलाएं जो शिक्षित हैं वो शिक्षा के मूल्य को समझती हैं और अपने बालकों का समाजीकरण इस प्रकार से कर देंगी जिससे कि बालक बाल अपराधी न बन सके। आप देखते हैं समाज में अशिक्षित माँओं के द्वारा परवरिश किए गए बालक, क्योंकि उनकी माँ ये ध्यान नहीं रखती कि बालक कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या उसकी संगति है। और जबकि एक सुशिक्षित माँ बालक के आने जाने पर, बालक की हर एक्टिविटीज पर, बालक के संगी साथियों पर, बालक की संगति पर पूरा ध्यान रखती है। इसका परिणाम ये निकलता है कि जिस बालक की मां ने शिक्षा प्राप्त नहीं की उसमें असामाजिकता के गुण आ जाते हैं, उसका समाजीकरण ढंग से नहीं हुआ तो वो बालक बाल अपराधी बन जाता है, जो समाज के लिए एक बोझ ही है। जबकि एक सुशिक्षित मां के द्वारा परवरिश किया गया बालक, जिसका समाजीकरण, जिसका सांस्कृतिकरण अच्छे ढंग से किया गया है, जिसमें चारित्रिक और नैतिक गुणों को समाहित किया गया है, वो बालक समाज के विकास में और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो समाज के ऊपर, वो राष्ट्र के ऊपर बोझ नहीं बनता। प्रशिक्षणार्थियों, स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भी एक सुशिक्षित महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दहेज निराशा से और अंधकार से अपने परिवार को निकालती है सुशिक्षित माँ, सुशिक्षित स्त्री। और बेरोजगारी, दहेज, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी सुशिक्षित महिला के द्वारा ही मिल सकता है। शिक्षित महिलाएं अच्छी मां बन सकती हैं। हमारे देश में दहेज की समस्या, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या, हमारे देश में विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं जिनमें आप देखते हैं महिलाओं के संग आए दिन दुर्व्यवहार होता है। एक शिक्षित महिला कानून को जानती है, एक शिक्षित महिला अपने अधिकार और कर्तव्यों से वाकिफ है, जिससे कि उन अधिकारों और कर्तव्यों के जानने के परिणाम स्वरूप उसका शोषण, उसके साथ दुर्व्यवहार समाज के आम नागरिक नहीं कर सकते। जबकि अशिक्षित महिलाओं के संग आए दिन आप देखते हैं समाज में दुर्व्यवहार हो जाता है, उनका बलात्कार हो जाता है और उनका शोषण भी समाज में होता है। प्रशिक्षणार्थियों, इन सारी समस्याओं का समाधान
एक शिक्षित महिला के पास है और वो शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को निराशा से, अंधकार से मुक्ति दिला सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार आप देखते हैं कि शिक्षित महिलाएं अच्छी मां भी बन सकती हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के कुछ कार्यों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।